नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। आरोप करते हैं खबरों का। पुलिस ने आज 4 एडवाइजरी कंपनियों के ऑफिस पर छापा मारा। यहां से पुलिस ने 130 युवक युवतियों को हिरासत में लिया है। कंपनी के 2 मालिकों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ऑफिस से बड़ी संख्या में मोबाइल और कंप्यूटर जब्त किए हैं। पुलिस ने आज शहर में बड़ी कार्यवाही करते हुए अलग अलग स्थानों पर चल रही 4 एडवाइजरी कंपनियों के ऑफिस पर एक साथ छापा मारा। पुलिस को शिकायत मिली थी कि इन कंपनियों द्वारा डीमैट खाता खुलवाकर इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। पुलिस ने तलाशी के दौरान 4 ऑफिस से 200 मोबाइल, 150 कंप्यूटर और लोगों के पर्सनल डाटा सहित अन्य कागजात जब्त किए हैं। पुलिस ने पूछताछ के लिए यहां काम करने वाले 130 युवक और युवतियों को हिरासत में लिया है, जबकि कंपनी चलाने वाले 2 मालिकों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया है कि एडवाइजरी कंपनियां बिना लाइसेंस चल रही है, जिनकी जांच की जा रही है। ये क्या कार्रवाई सर, कितने लोग इसमें गिरफ्तार हुए, क्या कहते हैं? 4 जगह पर आज उज्जैन पुलिस की 4 पृथक टीमों ने सुबह प्लान करके 4 एडवाइजरीज की जो ऑफिसेज हैं उन पर दबिश दी है। चारों जगह से करीब 130 लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है। ये सभी महिला और पुरुष नई उम्र के लड़के हैं जो इनके ऑफिसेज में काम करते थे। इनमें चारों में जो मेन आरोपी हैं उनमें से 2 को अभी हमने हिरासत में लिया है। एक अजय पवार और एक शशि मालवीय। 2 चंदन भदौरिया और विनय राठौर अभी फरार हैं, जिनके लिए भी टीम लगी हुई है। इनके पास से काफ़ी मात्रा में मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कीपैड मोबाइल्स और पर्सनल जो लोगों के पर्सनल डिटेल्स बरामद हुए। ये बेसिकली अलग इनके पास से मोबाइल नंबरों की और लोगों की सूची भी प्राप्त हुई है। अभी इसके बारे में जानकारी ली जा रही है कि सूची इनके पास कहाँ से आई है, और ये जो लड़के और लड़कियाँ यहाँ पर बैठे हैं वो सूचीबद्ध तरीके से लोगों को मोबाइल पर फ़ोन लगाते हैं और उनको डीमैट अकाउंट खुलवा के उसमें इन्वेस्टमेंट के नाम से इनसे भारी मात्रा में कमीशन लेते हैं। जो कमीशन है वो टू द ट्यून ऑफ 30-40% ऑफ प्रॉफिट भी होता है। कई बार ये उनका जो उसको लॉस दिखा के उस पैसे को हड़प लेते हैं। साथ ही ये जो नई उम्र के लड़के लड़की जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, इनको 10 रुपये पर उस पर ट्रांजैक्शन के बेसिस पे इनको भी इसमें से कमीशन मिलता है, और बाकी का जो मोटा कमीशन है ये जो मालिक हैं इनके द्वारा इसमें खा लिया जाता है। अभी इनके सेबी के लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशन के बारे में इनसे जानकारी पूछी गई है, जिन्हों चारों जगह पे किसी प्रकार का कोई सेबी का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन होना नहीं पाया गया। ये चारों फर्जी एडवाइजरीज़ हैं जो इन्वेस्टमेंट के नाम पे लोगों को धोखाधड़ी करती हैं। तो इन सभी के पास अभी कितने डीमैट अकाउंट ऑपरेटिव हैं, कितने लोगों का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, वो सारी जानकारी इनके पास जो IT इक्विपमेंट्स प्राप्त हुए, हमारी IT सेल की टीम भी वहाँ लगी हुई है, वो सब बरामद कर रही है। सर कब से चल रहा था ये? जैसा कि मुझे बताया गया है कि ये कीपैड मोबाइल्स यूज़ करते हैं और जगह बदल बदल के ये काम करते हैं। तो अभी हमको जो जानकारी मिली है, कुछ दिनों से ये अपने जो अभी 4 ठिकानों पे हमने दबिश दी है, यहाँ पे कुछ समय के लिए ऑपरेट करते हैं। मोस्टली ये स्टेट के बाहर के लोगों को टारगेट करते हैं, और जब वहाँ की पुलिस आती है तब तक ये अपनी जगहों को बदल लेते हैं। तो अभी ये कुछ दिनों से उज्जैन में इन 4 जगहों पर काम कर रहे थे। जैसे ये सूचना भी चारों जगह पे दबिश दी गई है। कहाँ कहाँ पे इन्होंने पहले ऑपरेट किया है, काम किया है, किस किस को टारगेट किया, उसके बारे में भी इनसे रिमांड लेके पूछताछ की जाएगी। ट्रांजैक्शन को लेके कुछ जानकारी सर, कितना ट्रांजैक्शन? अभी ट्रांजैक्शन के बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी सारी आज सुबह अभी करीब 1 घंटे पहले ये सभी दबिश हुई हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग पूरा जो इनका इक्विपमेंट्स है, डेटा है, उसको खंगालेंगे और उसके बाद ही हम जो क्वांटम है उसको बता पाएंगे। 3 धाराओं में अपराध विभिन्न धाराएं हैं। जो सेबी से रिलेटेड धाराएं हैं वो हैं, धोखाधड़ी से रिलेटेड धाराएं हैं वो हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो धाराएं हैं उन सभी में मामला दर्ज किया जाएगा। सर इतने सालों से जब चल रहे थे तो क्या थाना क्षेत्र वाले इस पर नजर नहीं कर पाए? ये बिल्कुल सही बात है कि इसमें कहीं ना कहीं जो संबंधित थाना क्षेत्र के अधिकारी हैं उनकी लापरवाही पाई गई है, क्योंकि अगर इतनी मात्रा में लोग काम कर रहे थे तो अगर इसमें किसी की संलिप्तता पाई जाती है या लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्या इनमें से किसी ने डिजिटल अरेस्ट के नाम से? अभी तक तो डिजिटल अरेस्ट का जैसा कोई जानकारी हमारे पास नहीं आई है। ये केवल इन्वेस्टमेंट के नाम पर और उनसे मोटी कमीशन की राशि वसूलने की जानकारी अभी तक हमारे पास आई। स्टेट साइबर सेल और STF ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए 12 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही टीम इन ठगों के पीछे बीते 7 माह से लगी हुई थी।
प्रदेश भर की 15 टीमों ने एक साथ जबलपुर, कटनी, मेहर और सतना में रेड मारते हुए अलग अलग स्थानों से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्टेट साइबर सेल ने बुधवार को सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया और पूछताछ के लिए 2 सप्ताह का रिमांड लिया है। साइबर की टीम ने शुरुआती जांच में पाया कि अभी तक 2 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी इन साइबर ठगों ने की थी। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपियों की संख्या और भी बढ़ सकती है। दरअसल स्टेट साइबर सेल के पास लगातार शिकायतें आ रही थी कि मध्य प्रदेश में एक ऐसा गिरोह संचालित हो रहा है जिसमें कि युवा और पढ़े लिखे लोग हैं। ये लोग फोन करने के बाद पहले तो लोगों को पुलिस अधिकारी बनकर धमकी देते हैं और फिर डिजिटल अरेस्ट कर उनसे लाखों करोड़ों रुपए ऐंठ लिया करते थे। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने यह भी बताया है कि ये लोग खास तौर पर मजदूर, कम पढ़े लिखे और बुजुर्गों को अपना निशाना बनाते थे। एसटीएफ निरीक्षक नीलेश का कहना है कि इन आरोपियों की संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। सेल, साइबर सेल और एसटीएफ की टीम ने सभी 12 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया। एसटीएफ इंस्पेक्टर ने बताया है कि इन 12 आरोपियों को जबलपुर के अलावा कटनी, सतना से गिरफ्तार किया है। आरोपी इतने सारे थे कि पुलिस की टीम इन सभी को रस्सी से बांधकर कोर्ट लेकर पहुंची थी। फिलहाल इनके गैंग के और भी सदस्य होने की सूचना मिली है। जल्दी उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैडम, आज आरोपी किस मामले के हैं? ये एक्चुअली 12 आरोपी अरेस्ट किए हैं हम लोगों ने सतना और जबलपुर से, और भी आरोपी अरेस्ट होने की संभावना है बाद में। मैं और जैसे अभी इन्वेस्टिगेशन में है मामला, जैसे ही रिवील होती है हम बताएंगे, अधिकारी रिवील करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, साइबर फ्रॉड से रिलेटेड है सारे। कहाँ से लेके आए इनको पकड़ के? सतना, जबलपुर और भी जगहों से और अरेस्टिंग होने की संभावना है। लगभग कितने साइबर की ठगी हो सकती है मैडम? ये करोड़ों में है ठगी, इसका और खुलासा होगा, अभी इन्वेस्टिगेशन में है। अभी क्या कोर्ट में पेश किया गया? कोर्ट में जेआर के लिए पेश किया गया, जुडिशियल रिमांड ली गई है उन लोगों को। कितने दिन की रिमांड हुई? 14 दिन। ठीक है। गौर समाज महासभा जबलपुर द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आदिवासी बच्चों के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कर उन्हें जेल भिजवाने वाले मामले को लेकर निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग की गई है। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने जानकारी के अनुसार गोरखपुर निवासी सुलझना कलमे के 2 पुत्र रमन सिंह एवं आर्यन सिंह के ऊपर कॉलोनी में ही रहने वाले महेंद्र पाल द्वारा उनके पुत्र के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उपरोक्त मामले में सी सोनल पांडे द्वारा बिना परिजनों को बताए मुलाहिजा के नाम पर दोनों बच्चों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। महासंघ के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों पड़ोसियों के बीच आपस रंजिश से यही कारण है कि महेंद्र पाल द्वारा झूठी शिकायत की रचना की गई। महासभा के सदस्यों ने मांग की है कि आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज निकालकर मौलिक निष्पक्ष जांच की जाए। समस्या ये है सर कि मेरे दोनों बच्चे नाबालिग हैं और उन लोगों को बाल सुधार गृह में जो कि भेज दिया गया है। 31 तारीख की ये घटना है। 31 तारीख को मुझे 3 पुलिस वाले आते हैं, उन्होंने ये कहा कि आप चलिए टीआई सर से बात करिए। तो मैंने कहा क्या हो गया, उनसे पूछा मैंने कि क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप चलिए, चल के बात कीजिए। ना ही मुझे वहाँ पर बात करने दिया जाता है, ना ही कुछ। उन्होंने कहा कि बर्थ सर्टिफिकेट आप लेके आइए। मैंने उनसे पूछा भी कि मेरे बच्चों ने क्या किया है। उन्होंने सोनल पांडे मैडम जो है एसआई मैडम, उन्होंने कुछ नहीं बताया मुझे। इसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाके लेके आइए। मैं लेके आती हूँ और इसके बाद में मेरा बेटा बताता है कि जो सामने वाली जो पार्टी है जपजी कौर उफ अश्विंदर कौर उफ पिंकी, और कौन है उनके पिता का महेंद्र पाल सिंह जो हैं, वो उनके जो भी कमेटी थी, जो भी आई हुई थी, उनके जो वकील थे, उन्होंने अभद्रता की कि घसीट के मारेंगे। फिर मैंने उनसे पूछा कि मैडम आपके रहते हुए मेरे बच्चों के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं बोला, इग्नोर कर दिया इस चीज़ को, और मेरे बच्चों को 2 घंटे के अंदर जेल पहुंचा दिया। घटना ये थी कि छेड़छाड़ किया हुआ है, गोरखपुर थाने का छेड़छाड़ की गई है। छेड़छाड़ उन्होंने तो इतने संगन, और उस टाइम बच्चा दीदी के संग मार्केट में था। 7:15 की ये घटना बताई जा रही है, मगर 7:30 बजे तो मैं खुद ही मार्केट में थी। क्या मानते हैं फंसाया जा रहा है? क्यों नहीं फंसाया जा रहा है? ये 30/5/2024 से ये सारा सब कुछ प्री प्लान चल रहा है। सोनल पांडे, अश्विंदर कौर और जपजी, ये तीनों ने मिलके मेरे बच्चों को फंसाया है। फंसाने के बाद में वो पहले से बोल रही थी, अश्विंदर कौर जो थी वो पहले से ही बोल रही थी कि आपके बेटे को जेल पहुंचाएंगे। मुझे न्याय चाहिए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। बच्चे बाहर आना चाहिए।
सुलक्षणा कल में बच्चे नाबालिग नाबालिग हैं। गौड़ समाज महासभा के करीब 100 लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हुए हैं। एक थाना गोरखपुर का मामला है जिसमें 2 नाबालिग आदिवासी बच्चों को फंसाने की बात कही जा रही है। हमने इनको आश्वासन दिया है कि इसकी निष्पक्ष जांच 24 घंटे के भीतर कराई जाएगी और इनका कहना है कि किसी महिला ने झूठे आरोप में उन बच्चों को फंसाया है और विवेचक सोनल पांडे पर भी आरोप लगा रहे हैं। इसमें तत्काल 24 घंटे के भीतर जो घटना की सीसीटीवी फुटेज है उसको देखकर इसमें एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा और अगर इसमें बात झूठी पाई जाएगी तो इसमें जिसने ये रिपोर्ट दर्ज की है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो अधिकारी इसमें संलिप्त है उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ऐसा आश्वासन हमने इनको दिया है। जबलपुर के लाडगंज थाना अंतर्गत कशपुरा ब्रिज स्थित बीएल बारात घर के पास रहने वाले आशीष नामदेव के घर में अज्ञात 6 से 7 बदमाशों ने जमकर पथराव करते हुए उत्पात मचाया। वहीं घर में मौजूद आशीष नामदेव का बेटा अक्षय नामदेव गंभीर रूप से चोटिल हो गया। वहीं बदमाशों का उत्पात मचाने और पथराव करने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, जहां आशीष नामदेव ने बताया है कि वहां बाहर गए हुए थे, उनका बेटा अकेला घर पर था। इतने में 6 से 7 बदमाश घर में आए और पथराव करते हुए उत्पात मचाया, जिसमें उनका बेटा घायल हो गया। वहीं बेटा पहली मंजिल पर था, अगर वहां नीचे आ जाता तो उसकी हत्या भी हो सकती थी। वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहीं पुलिस ने रिपोर्ट पर मामला दर्ज करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। क्या घटना हुई थी, क्यों आए हैं? हम लोग बाहर गए हुए थे, हमारे बच्चे के ऊपर 6-7 लोगों ने मिलकर हमला किया है, प्राण घातक हमला किया है। रॉयल हॉस्पिटल में अभी वो भर्ती है। अभी कहाँ आए हैं, क्या अभी हम यादव कॉलोनी चौकी पे जाते हैं। इनको सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। हम कहीं भी किसी प्रकार से कोई भी पीछे नहीं हटेंगे। क्या नाम है आपके बेटे का, कहाँ रहता है? ओम सिद्ध है, कचपुरा माल गोडाउन में बीएल बारात घर के बाजू में रहते हैं हम लोग। किस बात को लेकर मारपीट की है? ये तो गुमनाम है, कुछ बता नहीं रहे लड़के क्या है कैसा है, बस उसको बुला रहे तो अच्छा हुआ कि नीचे नहीं उतरा वो। यदि वो नीचे नहीं उतर जाता तो शायद इन लोगों का प्लान था उसकी हत्या करने का। हमने वीडियो फुटेज है उसमें सभी देखा है किस प्रकार की ये गतिविधियां थी। आज मेरा बच्चा नहीं रहता, इन लोगों ने इस हिसाब से उसके ऊपर हमला किया है। क्या चाहते हैं? और सजा मिलनी चाहिए बच्चों को। 8 लोग हैं, 7 से 8 लोग हैं। आपका नाम? आशीष नामदेव। कहाँ आए? यादव कॉलोनी पुलिस चौकी। आपने एफआईआर दिखाई? हाँ, दे दिया हमने। हॉस्पिटल में बच्चा। हाँ भाई, एक मारपीट का मामला सामने आया है, बच्चों में क्या कुछ हुआ? हाँ, ये कचपुरा ब्रिज के पास कॉलोनी है, वहाँ का एक व्यक्ति है आशीष नामदेव। उसने एक शिकायत पत्र लिखित में दिया है कि मेरे बच्चे के साथ आज 5-6 बजे करीब घर में आकर मारपीट किए हैं। इस संबंध में शिकायत दिया है, उसके रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाती है। उनका बच्चा घायल है, कहाँ भर्ती है? हाँ, उसका बच्चा ये रॉयल हॉस्पिटल है गढ़ा रेलवे फाटक के पास, वहाँ पर भर्ती है। आपका नाम? सहायक उप निरीक्षक दानिश सिंह नरते। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन मैं कार्यक्रम से अभिभूत हूँ। खेल मंत्री और सभी युवाओं को बधाई दी। एक चावल से पूरे बर्तन को चावल समझ में आ जाता है। विभाग ने बहुत अच्छी योजना चलाई। हमारी बेटियों की आवाज लता मंगेशकर से कम नहीं है। बुंदेली गायकों ने भी जबरदस्त गाना गाया। ऑडियो खराब था, मैं विभाग से बोल दूंगा कि जब ऐसा कार्यक्रम रहे तब ऑडियो सही से लगाए। सीएम ने कहा, इन बच्चों को देखकर लग रहा था कि कहाँ राजनीति के चक्कर में पड़े हो, इनको देखकर देखते ही रह जाओ, दंग रह जाओ। यहाँ सनातन संस्कृति की विरासत हमको मिली है। आनंद का परमानंद युवा शक्ति में होता है। भारत में जो दुनिया का सबसे युवा देश है, मध्य प्रदेश पहले नंबर पर। हमारी आबादी का 1.25 करोड़ युवा मध्य प्रदेश में है। मंत्री विश्वास सारंग द्वारा बताया गया है कि आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि खेल के साथ साथ हमने युवा कल्याण के लिए युवाओं के लिए नई योजना शुरू की है। माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से 2 ऐसी योजनाएं शुरू की गई है, जिससे आने वाले समय में पुलिस, आर्मी और पैरा मिलिट्री में जाने वाले हैं, उनके लिए प्रशिक्षण स्तर पर युवाओं के लिए, जो युवा अपने पैरों पर खड़ा हो सके, उसके लिए हमने युवा प्रेरक अभियान भी शुरुआत किया है। युवाओं के इस कार्यक्रम में हमारे यशस्वी खेल मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, SCS मनु श्रीवास्तव जी, संचालक खेल एवं युवा कल्याण रवि गुप्ता जी, इस अवसर पर वीरानी जी से लगा करके समस्त अतिथिगण, आमंत्रित महानुभाव
प्यारे मित्रों, युवा साथियों, पत्रकार भाइयों, मैं आज के इस कार्यक्रम में अभिभूत हूं और अपने खेल मंत्री विश्वास सारंग जी और उनके पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा आपके माध्यम से। खेल के दृष्टि से, खेल के साथ साथ युवाओं को लेकर के जो आपने जिले, संभाग और धीरे धीरे करके अलग अलग विधाओं की युवा प्रतिभाओं को ला करके जो उनका प्रकटीकरण कराने का प्रयास किया है। जैसे एक चावल से पूरी बर्तन का चावल समझ में आ जाता है। हमने 2 विधा और 2 विधा नीचे देखी, दोनों विधाओं के और 2 नीचे प्रकार की जो आपने अपने युवाओं का सिलेक्शन किया है, वाकई में बधाई देना चाहता हूं अपने मन से। बाबा महाकाल हमारी सभी प्रतिभाओं पर इसी प्रकार की कृपा करें। क्या उछल उछल के डांस कर रही हमारी बेटियां, आनंद आ गया देख देख कर। कभी रणचंडी बन के आ रही, कभी देवी दुर्गा बन के आ रही। और ये मैं देख रहा था दोनों में कंपटीशन कि बहन अच्छा डांस कर रही कि भाई कर रहा, दो ही एक पे एक भारी तो क्या झूम झूम के नाच रहे। और वास्तव में जो कल्पनाशीलता वो भी कितनी अद्भुत है। फिर मैं देख रहा था कि इनके होठ तो हिल रहे, गा कौन रहा है इसमें? तो गाने वाले के लिए और जोरदार, वो अलग छिप के गा रही थी। क्या उसकी आवाज है। मैं वाकई बधाई देना चाहूंगा। कहां बेटी हमारी वो, जोरदार ताली बजा इसकी आवाज के लिए भी। हमारी ये लता मंगेशकर से कम नहीं है, इसकी आवाज भी है। जिस प्रकार से मैं उम्मीद कर रहा हूं हमारे कलाकारों ने प्रकटीकरण किया, प्रदर्शन किया, और वो हमारे लोक गायक के नाते से बुंदेली गायकों ने, जो बुंदेली है ना, वो क्या उनने अपने ढंग से, एक आपका माइक जरूर खराब था, मैं जरा विभाग वालों से बोल दूंगा कि कलाकारों के लिए, आवाज के लिए ये सब भी जरूरी है। जब उनका परफॉर्मेंस हो तो हर एक आदमी को अपनी प्रतिभा का प्रकटीकरण करने का मौका मिले। तो हमारी तरफ से भी 20 ही व्यवस्था रहे, 19 ही नहीं रहे। लेकिन बधाई देना चाहूंगा, क्या ढोलक बजा रहा है, क्या थाप दे रहे, क्या आवाज दे रहे, क्या एक दूसरे की आवाज का साथ दे रहे। कोई उठा रहा तो कोई कम नहीं है। ऐसा लग रहा था कि ये एकदम पहाड़ी संगीत से लगा करके हमारे महाराष्ट्र की धरती को भी गुंजायमान कर रहा है। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड की वो जो सौगात, थोड़ी थोड़ी ध्वनि सभी तरफ से आ रही थी, लेकिन ऐसा आनंद में डुबा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कहाँ चक्कर में पड़े राजनीति के, सुनते रहो इनको, क्या गाते रहो, अपना प्रकटीकरण करते रहो। क्योंकि इसका पैमाना भी आप ही के पास है और किसी के पास नहीं। विश्वास जी, ये ऐसी जगह है कि अच्छे की पोल खुल जाए। अगर गलत गाए तो यही हुटिंग हो जाए, मालूम पड़ जाए भैया ये चयन में गड़बड़ी है। और जब चयन में समर्थन मिल रहा है उनकी प्रस्तुतिकरण का, तो हमको लग रहा है कि वाकई सर्वश्रेष्ठ चयन हुआ है। मैं अपने सभी टीम के मित्रों को बधाई देना चाहूंगा। संचालक खेल आदरणीय रवि गुप्ता जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी विशिष्ट जन, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, आज हमारे मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय युवा उत्सव का समापन कार्यक्रम हो रहा है। विगत 3 दिनों से हमने मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है कि 2047 जब हम हिंदुस्तान की आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेंगे, ये देश कैसा होगा। इस देश में रहने वाला युवा, जो आज युवा है, उस समय 2047 में देश का कर्णधार होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है
यदि हम 2047 में हिंदुस्तान की आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेंगे तो ये देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा, विकसित भारत के रूप में स्थापित होगा। पर हमने देखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने यदि किसी लक्ष्य को लेकर, अभियान को लेकर काम करना शुरू किया तो उन्होंने केवल साउथ ब्लॉक में अपने प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर योजना नहीं बनाई, उन्होंने देश के विभिन्न वर्गों के साथ वार्तालाप करके, उनसे संवाद स्थापित करके ही देश को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि 2047 में विकसित भारत कैसा होगा, इसके बारे में वो 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती के दिन देश भर के बुलाए हुए युवाओं के साथ संवाद स्थापित करेंगे। उसको उन्होंने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का नाम दिया है। केंद्र सरकार ने हमें इस बात का आदेश दिया कि पूरे प्रदेश से युवाओं को रजिस्टर करके ऐसे युवाओं को चुनना जो 12 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ संवाद करेंगे। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी को यह बताते हुए बहुत हर्ष है कि देश भर में इस अभियान में नंबर 1 मध्य प्रदेश आया है। 1,80,000 युवाओं ने इस अभियान में अपने आप को सहभागी बनाया। हमने विभिन्न स्तर पर उस पर कार्यक्रम किए, निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, और उसके बाद 45 युवा आज चुने गए हैं जो सामने ये पीली पगड़ी में विराजमान है। ये मध्य प्रदेश का नेतृत्व करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद करेंगे। इसी तरह राष्ट्रीय युवा उत्सव में मध्य प्रदेश का पार्टिसिपेशन लोक नृत्य, लोकगीत, निबंध, भाषण, पेंटिंग और साइंस एग्जीबिशन के रूप में करने के लिए भी हमने नीचे से पूरा कार्यक्रम बनाया। जिला, संवाद, संभाग और उसके बाद प्रदेश, और उसका 2 प्रस्तुति आज हमने देखी, लोकगीत और लोक नृत्य में। कैसा लगा लोक नृत्य और लोकगीत? अच्छा लगा या नहीं लगा? ये बच्चे मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व दिल्ली में करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जब से मुझे ये विभाग की जिम्मेदारी दी, हमारे विभाग का नाम भी खेल और युवा कल्याण विभाग है, पर अभी तक केवल खेल यहीं तक ये विभाग सीमित था। मैंने ये निर्णय लिया आपके निर्देशन में कि हम खेल के उन्नयन के लिए तो काम करेंगे। खेल खिलाड़ी, खेल मैदान, ये मध्य प्रदेश की पहचान बने और इसमें हम लगातार विकास करेंगे। पर जिस प्रकार से आपने हमें जिम्मेदारी दी कि युवा कल्याण को लेकर भी हमें काम करना है, विगत 1 वर्षों में हमने युवाओं के कल्याण के लिए भी अनेक कार्यक्रम स्थापित किए। हमारा मानना है कि इस देश का यदि आगे आने वाला भविष्य है तो वो केवल और केवल युवाओं के कंधों पर है। हम किसी भी क्रांति की बात करें, हम किसी भी परिवर्तन की बात करें, उसमें यदि अग्रसर होता है तो वो केवल और केवल युवा होता है। युवा शक्ति ही हर तरह के परिवर्तन की सहभागी बनती है। इस देश की आज़ादी की लड़ाई की बात करें, इस देश की आज़ादी के बाद इस देश के नवनिर्माण की बात करें, हम देखेंगे कि युवाओं का एक अलग अपना स्थान रहा है। और आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश का युवा भी आगे बढ़े, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से वो समाज की मुख्य धारा से जुड़े, यही इस विभाग का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और इसीलिए हमने ये निश्चित किया कि युवा कल्याण को लेकर हम अनेक स्तर पर काम करेंगे। उसी का एक आज उदाहरण हमने देखा, पुलिस और आर्मी की भर्ती के लिए युवाओं को बहुत अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलती थी, और यदि प्राइवेट सेक्टर में वो जाते थे तो उसमें उन्हें बहुत पैसा लगता था। हमारे विभाग ने निर्णय लिया कि अब आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश का वो युवा जो पुलिस और आर्मी में भर्ती के लिए ट्रेनिंग लेना चाहता है, मध्य प्रदेश का खेल और युवा कल्याण विभाग उसको ये ट्रेनिंग उपलब्ध कराएगा। और पार्थ योजना के माध्यम से पुलिस, आर्मी रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड हुनर प्रोग्राम के माध्यम से हम पहले 10 संभाग में ये प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेंगे, जहां उन्हें फिजिकल, मेंटल और लिखित जो परीक्षा है उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें बहुत नॉमिनल हम चार्ज करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ये स्वपोषित होगी। हम मध्य प्रदेश सरकार के बजट से इसमें पैसा नहीं लेंगे, जो हमें पैसा मिलेगा उसी से ये स्वपोषित हम योजना यहाँ पर चलाएंगे। आज बहुत प्रसन्नता का और संतुष्टि का दिन है।
हमारे विभाग ने पहले दिन से यही लक्ष्य लिया था कि खेल के साथ साथ युवा कल्याण, इस पर हम काम करेंगे। और आज हमने माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के कर कमलों से 2 ऐसी योजनाओं की शुरुआत की है जो मील का पत्थर साबित होगी। हमने ये निश्चित किया है कि वो युवा जो आगे आने वाले समय में पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री की जो नौकरी में जाना चाहते हैं, उनके ट्रेनिंग के लिए हम संभागीय स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेंगे। और इस योजना के तहत हम पुलिस, आर्मी, रिक्रूटमेंट एंड हुनर प्रोग्राम के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे वो युवा जो आगे आने वाले समय में पुलिस में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, उनकी शारीरिक और लिखित परीक्षा की पढ़ाई हम करवाएंगे। इसी के साथ वो युवा जो स्वयं अपने पैरों पर खड़े हैं, वो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने, इसके लिए भी हमने युवा प्रेरक अभियान की शुरुआत की है, MPYP, और उसके माध्यम से हम युवाओं के मेंटर मध्य प्रदेश में बनाएंगे जो युवाओं को आगे प्रेरित करेंगे। और या कांग्रेस के दूसरे नेता, उनको केवल आलोचना करने में ही अपनी राजनीति सिद्ध होती है, ये विश्वास हुआ है। और वो ये भूल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने विगत 1 वर्षों में जो कहा है वो किया है। और युवाओं के कल्याण के लिए तो हमने अनेक कार्यक्रम करे और ये उसका जीता जागता उदाहरण है। पहली योजना जिसमें हम पुलिस और आर्मी और पैरामिलिट्री के जो युवक तैयारी कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम हम चलाएंगे। प्रदेश भर में हम उसके प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेंगे। और उसके साथ ही हम वो युवा जो स्वयं अपने पैरों पर खड़े हैं, वो युवाओं के लिए मेंटर के रूप में प्रेरक बने, उसके लिए हमने युवा प्रेरक योजना MPYP की भी शुरुआत की है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश पर डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में युवा कल्याण के लिए विशेष रूप से काम कर रही है। और ये 2 योजनाएं निश्चित रूप से हम सबको आगे आने वाले समय में युवाओं के कल्याण के लिए बहुत सहयोग करेगी। तो भैया, कांग्रेस लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने भोपाल में GST को लेकर उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस देश भर के 12 राज्यों में GST के मुद्दों पर आयोजित की गई है। TS सिंहदेव ने कहा है कि 1 नेशन 1 टैक्स के नाम पर लागू की गई GST व्यवस्था अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। देश के 10% अमीर नागरिक GST के माध्यम से केवल 3% हिस्सेदारी दे रहे हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार आर्थिक बोझ झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि GST रिटर्न व्यापारी खुद ऑनलाइन नहीं भर पा रहे हैं और CA को पैसा देकर यहां काम करवाना पड़ता है। आज भारत में GST के 9 स्लैब है, जबकि इसे 2-3 टैक्स स्लैब में सीमित किया जाना चाहिए। TS सिंहदेव ने स्वास्थ्य क्षेत्र में 18% GST लगाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार कर चोरी के रोकने के बजाय उपभोक्ताओं पर टैक्स का भार बढ़ा रही है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। कांग्रेस ने इस व्यवस्था को गरीब विरोधी बताते हुए इसके सुधार की मांग की है। GST काउंसिल में जो एक सेस पूल बनाया गया था, जो सेस लग रहा है कुछ उपभोग के वस्तुओं पे, उस सेस पूल से उन राज्यों को दिया जाएगा, आज वो भी समाप्त, वो भी बंद कर दिया गया है। अनेकों राज्यों ने मांगा जो कि कंज्यूमर ओरिएंटेड राज्य नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार, बड़ी आबादी है, उपभोग करते हैं बड़ी मात्रा में, उत्पादन तुलनात्मक बहुत कम करते हैं, उनके पास राजस्व के वैट इत्यादि के आमदनी के स्रोत तुलनात्मक कम थे। मध्य प्रदेश उदाहरण के लिए और छत्तीसगढ़ में तुलनात्मक कहीं ज्यादा थे। तो ये राज्यों को नुकसान होता रहा, जिसकी कहीं कोई भरपाई आज अब नहीं हो पा रही। तो इन व्यवस्थाओं के बीच में हमने एक और नई बात सुनी, जहां पहल होनी चाहिए
रैशनलाइज्ड और इंटीग्रेटेड टैक्स स्लैब 9 की जगह अधिकतम 2 या 3, अधिकतम। दुनिया में कहीं देशों में ऐसे टैक्स स्लैब नहीं है। वो ना करके अब हम क्या देख रहे हैं कि एक वस्तु के ऊपर 3-3 कर के दर। पॉपकॉर्न हाल ही में सबके ध्यान में आया, पॉपकॉर्न। उसके बाद पहले तो शायद बात भी नहीं होती थी, कभी सिनेमा हॉल गए या कहीं गए तो हमने ले लिया। अब 5%, 12%, 18% एक वस्तु के ऊपर हमारे नागरिक कर देने के लिए मजबूर हैं। तो ऐसी व्यवस्थाओं के बीच में हम लोग आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, ये बताने के लिए कि केंद्र की सरकार और सरकारें बिना लूप होल्स के टैक्स कलेक्शन में विफल हैं। कर की जो चोरियां हो रही हैं और जो चोरियां होती हैं उनको रोकने के बजाय आम उपभोक्ता के ऊपर कर बढ़ा के और राजस्व वसूली के रास्ते को अपना रही हैं। राजस्व चाहिए, हर राज्य को चाहिए, केंद्र सरकार को भी चाहिए, तभी तो देश में तरक्की जिसे हम कहते हैं विकास के पैमानों को हम पाएंगे। चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे स्कूल की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो। और स्वास्थ्य की बात आई तो स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में इंश्योरेंस पे वर्तमान में 18% की जीएसटी है। आप इंश्योरेंस अगर लेते होंगे, आयुष्मान से भी सुविधा लेते होंगे, अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है किसी कंपनी का, तो आप मजबूर हैं अपने स्वास्थ्य की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए और अपने परिवार की देखभाल के लिए 18% और आप सरकारों को दीजिए। जबकि यूनिवर्सल हेल्थ केयर में समस्त राशि हर नागरिक के स्वास्थ्य की देखभाल की सरकारों की जवाबदारी होनी चाहिए। ये यूनाइटेड नेशंस का सम्मिलित निर्णय 2030 जिसका वर्तमान लक्ष्य है। तो हम कहां पर हैं आज देश में जीएसटी रेजिम में, उसके बारे में कुछ जानकारियां मैंने आपके समक्ष रखी। और ये भी सुझाव आया है पार्टी की तरफ से कि आजकल केंद्र सरकार उदारता से कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बिंदुओं को अपना रही है। बच्चों की ट्रेनिंग की बात हुई तो फटाफट अपना लिया। तो हमारा ये भी सुझाव है केंद्र सरकार को कि कृपया जीएसटी का जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में प्रावधान रखा गया था उसको आप अपनाएं और वर्तमान जो व्यवस्था जीएसटी रेजिम की है जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, जिसमें बहुत ज्यादा अव्यवस्थाएं, जिसमें बहुत ज्यादा परेशानियां करदाताओं को, उससे उनको निजात मिले और नागरिकों को एक संतुलित कर दर देना पड़े, जिसमें विशेष करके वो आबादी 50% या 60% की आबादी जो मध्यम वर्ग और जिन्हें हम तुलनात्मक गरीब वर्ग का कहते हैं, वो राहत महसूस कर सके, बेहतर जीवन जी सके। एक बात और आई जो छूट गई थी कि इस दरमियान हमने और आपने देखा कि ये रेजिम ऑफ द रिच बाय द रिच फॉर द रिच क्यों है, कि आपने जीएसटी के दायरे में राहत नहीं दी, रेट बढ़ते ही हमको दिखे। पॉपकॉर्न एक हालिया उदाहरण है, लेकिन आपने राहत किसको दी? कॉर्पोरेट टैक्स में 2 लाख करोड़ से ज्यादा की राहत 2019 में केंद्र की सरकार ने उद्योगपतियों को उपलब्ध कराई, जो आज भी विद्यमान। टैक्स स्लैब कॉर्पोरेट टैक्स का कम करने के कारण आज भी प्रत्येक वर्ष कम से कम केवल दर के अंतर में 2 लाख, अब तो उत्पादन बढ़ा तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा भी हो जाएगी वो राशि, उतना का लाभ उधर मिल रहा है। यहाँ 60% से देश की आबादी अपने जेब से पैसा दे रही है। तो ये कुछ बिंदु आपके समक्ष रखे, कोई बातें हो या सर आपने माननीय सिंहदेव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सरगुजा हाउस से मध्य प्रदेश के नेताओं के बड़े प्रीतिकर और बड़े आत्मीय संबंध रहे हैं। माता श्री महारानी सरगुजा,
मध्य प्रदेश की मंत्री थी, उनके साथ मुझे विधानसभा में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सिंहदेव साहब जो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं, उनके साथ काम करने का अवसर मिला है। आप स्वयं समझ सकते हैं कि सरगुजा हाउस को और सिंहदेव साहब को हम ये मानते ही नहीं है कि ये छत्तीसगढ़ के हैं। वो हमारे बीच में उपस्थित है, हमें बहुत खुशी है। उनसे निवेदन करूंगा, ये 12 राज्यों में ये पत्रकार वार्ताएं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आयोजित की है और इसको बहुत गंभीरता से लिया है। 12 राज्यों के प्रमुख नेताओं को अलग अलग विषयों पर दायित्व दिया गया है कि इस बारे में वो लोगों को एनलाइटन करें। मैं सिंहदेव साहब से निवेदन करूंगा कि आज के विषय को आपके सामने रखें। धन्यवाद मुकेश भाई। उपस्थित सभी पत्रकार साथी, सभी कैमरा पर्सन्स, कांग्रेस के साथी, उमंग भाई, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारी और सभी साथियों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा जी के निर्देशन पर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जैसा मुकेश जी ने बताया, देश में 12 जगह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। दिल्ली में भी अभी 1 बजे ही प्रारंभ हुई होगी और मुद्दा जीएसटी का है। आज देश में जो स्थिति हम देख रहे हैं, उसमें वन नेशन वन टैक्स के नाम पे जो व्यवस्था लागू की गई है, वो अमीरों के द्वारा और अमीरों के लिए, ऑफ द रिच, बाय द रिच, फॉर द रिच। वास्तविक रूप में ये व्यवस्था हम इस स्वरूप में देख पा रहे हैं। आप देखेंगे कि देश में पहले डायरेक्ट टैक्स से जब राजस्व केंद्र सरकार को आता था, तो मुख्य भाग सरकारों के राजस्व का इनकम टैक्स हुआ करता था। एक्साइज ड्यूटी थी, सेल्स टैक्स था, जिसे बाद में वैट के रूप में हमने देखा, उससे भी वसूली हुआ करती थी। लेकिन कुछ आंकड़ों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान स्थिति क्या हो गई। ये ऑफ द रिच, बाय द रिच, फॉर द रिच क्यों कहा जा रहा है? मुझे भी आश्चर्य हुआ ये आंकड़ों को पुनः देखते हुए कि आज देश की 10% उच्चतम आय की आबादी जीएसटी के माध्यम से, आप एक अनुमान गेस करिए कितने प्रतिशत राजस्व का योगदान दे रही है? 3%। देश के सबसे अमीर 10% आबादी के नागरिक जीएसटी के माध्यम से देश में विकास के और अन्य कार्यों को अंजाम देने के लिए मात्र 3% की हिस्सेदारी अदा कर रहे हैं, जबकि देश की निचली 50% आबादी 64% जीएसटी में अपना योगदान दे रही है। ये ऑफ द रिच, बाय द रिच, फॉर द रिच क्यों कहा जा रहा है? कि जो टैक्स स्ट्रक्चर बना है, और बार बार बात आती है कि अमीरी और गरीबी में अंतर बढ़ता जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? जो ज्यादा अमीर हैं उनके ऊपर कर का भार तुलनात्मक कम दिख रहा है, और जो तुलनात्मक कम आय के स्रोत अर्जित कर पाते हैं उनके ऊपर आय के स्रोतों की अदायगी का भार कहीं ज्यादा बढ़ रहा है। अर्थात उनके पास अपने परिवार को चलाने के लिए कम पैसे बच रहे हैं, और जो ऊपर का वर्ग है उनके पास पैसे ज्यादा बच रहे हैं।
3% टैक्स 64%, 10%, 50%, 5 गुना भी कर दीजिएगा तो 15% और 64%, ये योगदान है। और यही कारण है कि जो जितने अमीर हैं उनके पास ज्यादा पैसे बच जा रहे हैं अपने आप को और अच्छे तरीके से जीने के लिए। 2 गाड़ियां हैं तो 4 गाड़ियां खरीद सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। और जो तुलनात्मक कम आय के परिवार हैं, निचला 50% हमारी आबादी, उनके पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं रह जाते। जितना टैक्स लगेगा आप सब समझ सकते हैं, ये सारी राशि जो सामान भी वो खरीद रहे हैं उसकी अदायगी में लग जाती है और उनके पास अन्य कार्यों के लिए, परिवार चलाने के लिए कम राशि रह जाती है। और इसमें सिर्फ गरीब नहीं है, इसमें बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग भी सम्मिलित है। तो ये वर्तमान देश की स्थिति है। जिस तरह से जीएसटी के कानून को लागू किया, हम आपने सबने देखा कि जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट जैसे जब देश आजाद हुआ था, बुलाया गया था, उसी तर्ज पे एक सेशन बुलाया गया। मान लीजिए कि ना जाने कौन सा क्रांतिकारी व्यवस्था को देश में पुनः प्रारंभ करने वाली है उस समय की सरकार, और रात के 12 बजे लाए हुए कानून में आज इतने सालों के अंतराल में 1000 से ज्यादा